हेलो स्टूडेंट्स पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ के अंदर हमारा फर्स्ट लेक्चर है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडिया की जो पॉलिटी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इन क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स का आपको समझना ज़रूरी है। ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि आप देखिए कि 1773 का जो फर्स्ट फॉर्मल ऐसा कोई कानून है, उससे पहले इंडिया के अंदर जो राजशाही है वो आपको देखने के लिए मिलती है। राजा का रूल हुआ करता था। और ये 1773 से जो पहला कानून लाया गया जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के अंदर रेगुलेट किया गया। और आप देखें कि लेटर फेज में जो ब्रिटिश क्राउन है उसके द्वारा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है और उनके द्वारा इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल किया जाएगा आफ्टर द 1857 की रिवोल्ट के बाद में। स्टूडेंट्स, इन हिस्टोरिकल इवेंट्स का जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 1946 के समय जिस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो मेजरली इन्फ्लुएंस है इन्हीं कॉलोनियल जो लॉज हैं उनका आपको देखने के लिए मिलेगा। और 26 जनवरी 1950 के समय हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमेंसमेंट के अंदर आया। तो स्टूडेंट्स, ये आप देखिए कि इसके ऊपर जो मेजरली इन्फ्लुएंस है वो 1935 के समय का जो एक्ट है उसका आपको मेजरली इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करने से पहले इन क्रोनोलॉजिकल जो लॉज हैं या क्रोनोलॉजिकल जो इवेंट्स है कॉलोनियल एरा के, उनको आपको समझना ज़रूरी है। जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को रीड करोगे, जो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसको जब आप रीड करोगे आज़ादी की लड़ाई के लिए, तो स्टूडेंट्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के समय भी इनको हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से रीड करेंगे कि उस समय में कौन राजा हुआ करता था, किसके द्वारा कौन सी लड़ाई लड़ी गई, क्योंकि आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ पे हम पॉलिटिकल सिस्टम की तरह बात करेंगे कि 73 से पहले क्या पॉलिटिकल सिस्टम था, कैसे डेवलपमेंट हुआ और कैसे ये जो पहला कानून है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। आप इसका नाम एक बार देखना, रेगुलेटिंग। रेगुलेट का मतलब है कि कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है किसी ना किसी को। तो यहाँ पे कंट्रोल किसको करना था? जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया के अंदर रूल किया करती थी। उस समय तक कुछ टेरिटरी है वो उनके द्वारा गेन की गई थी। अब हम यहाँ पे जो बैकग्राउंड में क्या डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से ये जो कंट्रोलिंग एक्ट है, जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको लाया गया, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को इंडिया के अंदर कंट्रोल किया गया, उसके बारे में हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको कुछ जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1757 के समय एक लड़ाई लड़ी जाती है और उस लड़ाई के अंदर इनकी जीत होती है। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होगी और यहाँ पे जो बंगाल का जो एरिया है उसको ये टेक ओवर करेंगे उस समय में। स्टूडेंट्स, 1757 की इस बैटल को हम बैटल ऑफ प्लासी के रूप से जानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी है जो 1757 के समय लड़ी गई। वहाँ पे सिराजुद्दौला नाम के नवाब हुआ करते थे। सिराजुद्दौला को डिफीट किया जाता है। वो काफ़ी सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं उनके द्वारा इसको माना गया कि बैटल ऑफ प्लासी इज बेसिकली ये ट्रांजैक्शन बिटवीन द जो वहाँ पे जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, जो फाइनेंशियल जो क्लास है वो हुआ करती थी बंगाल की, और जो यहाँ पे मीर जाफ़र हैं उनका एक ट्रांजैक्शन है बिटवीन द कंपनी एंड द वो जो वहाँ का जो नवाब है उसकी जो टेरिटरी है उसको ट्रांजैक्ट किया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1757 की इस रिवोल्ट के बाद में कंपनी वहाँ पे नवाब एंड डिप्टी नवाब का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करती है। नवाब वहाँ पे बनाया जाएगा। मीर जाफ़र के बाद में मीर जाफ़र को हटाने के बाद मीर कासिम को लाया जाएगा, उन्हीं के जो दामाद हुआ करते थे। फिर दोबारा से मीर जाफ़र को लाया जाएगा। मीर कासिम उस समय में यहाँ पे जो बंगाल की टेरिटरी है उसको यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे अवध का जो रीजन हुआ करता था जहाँ से शुजाउद्दौला रूल किया करते थे, अवध है, बंगाल है, बिहार है, ये जो उड़ीसा का जो रीजन है, तो इस रीजन के अंदर में शुजाउद्दौला नाम के एक पर्सन है वो रूल किया करते थे। यहाँ पे मीर कासिम है वो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें दिल्ली से जो शाह आलम सेकंड है वो भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं।
और यहाँ पे 1765 के समय एक लड़ाई लड़ी जाती है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर में फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे जीत होगी, क्योंकि हमारे उस समय में जो राजा लोग हुआ करते थे उनकी जो वॉरफेयर टेक्निक्स हैं वो काफ़ी आउटडेटेड हुआ करती थी। वॉरफेयर टेक्निक है वो काफ़ी आउटडेटेड है। आर्मी को जो स्किल चाहिए वो नहीं हुआ करती थी उस समय में। तो स्किल ना होने की वजह से उनकी कंटिन्यूस जो डिफीट है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। इवन आर्मी की जो, अगर हम नंबर्स की बात करें, इंडिया के अंदर जो आर्मी हुआ करती थी उस समय राजा लोगों के, तो नंबर्स के अंदर ये काफ़ी हाई हुआ करेंगे, बट जो वॉरफेयर की जो टेक्निक है या जो स्किल है उस स्किल के अंदर ये यहाँ पे आपको जो डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिलेगी इंडिया की उस समय की जो डिफेंस फोर्सेज हैं किसी भी राजा की। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमको देखने के लिए मिलता है कि 1765 की जो बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में यहाँ पे जो दीवानी राइट्स हैं, रिवेन्यू कलेक्ट करने की जो राइट्स हैं वो यहाँ पे मिलती हैं कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहाँ पे जो दीवानी राइट्स हैं वो मिलती हैं। स्टूडेंट, दीवानी राइट्स हैं बेसिकली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे कैरी करना है और यहाँ पे जो रिवेन्यू है उसको कलेक्ट करना है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रीजन के अंदर में। तो रॉबर्ट क्लाइव को 1765 के समय जो शाह आलम सेकंड हैं वो यहाँ पे मुगल एम्परर, जो उस समय में एक पावरलेस मुगल एम्परर हुआ करते थे, क्योंकि 1707 के समय औरंगजेब की डेथ होती है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट जो पावरफुल यहाँ पे मुगल एम्परर है। और 1707 के बाद में कंटिन्यूस मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन होगा। तो 1765 के समय, उस समय में शाह आलम सेकंड नाम के, जो यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर के अंदर भी लड़ेंगे, जो शाह आलम सेकंड हैं वो लड़ा करते थे। शाह आलम सेकंड के बारे में कहा करते हैं कि इनका नाम था शाह आलम सेकंड। और दिल्ली के अंदर एक एरिया है पालम, जो प्रेजेंट समय में एयरपोर्ट का जो रीजन है दिल्ली के अंदर, तो बोलते थे कि शाह आलम का पालम के एरिया तक इनका रूल नहीं हुआ करता था, वहाँ के लोग इनकी बात नहीं माना करते थे। तो स्टूडेंट्स, शाह आलम सेकंड के द्वारा जो दीवानी राइट्स हैं वो दे दी जाती हैं कंपनी को। कंपनी के द्वारा यहाँ पे जो ड्यूल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जो ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रीजन के अंदर में। अब वो यहाँ पे क्या एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नवाब है, जो इस रीजन के अंदर जो नवाब हुआ करता था, नवाब बेसिकली यहाँ पे पावरफुल है। नवाब के पास में, सॉरी, पावरफुल नहीं है, बट वो यहाँ पे एक फिगर है। जो नवाब हैं, जो इस रीजन के अंदर बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो रीजन है, 1765 की बैटल ऑफ बक्सर के बाद में यहाँ पे नवाब बनाया गया और एक बनाया गया डिप्टी नवाब। जो आपको आज आपको प्रेजेंट समय में इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर आपको काफ़ी सारी ऐसी पोस्टिंग देखने के लिए मिलती हैं, डिप्टी कलेक्टर, इवन ऐसी पोस्टिंग आपको देखने के लिए मिलेंगी डिप्टी जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, डीएसपी हैं। तो इस तरीके की जो डिप्टी नाम की जो पोस्ट है इसी समय में ब्रिटिश एरा के समय में क्रिएट की गई। तो डिप्टी नवाब है वो बनाया गया। यहाँ पे देखिए कि नवाब एक पॉलिटिकल फिगर है, पर नवाब के पास में कोई भी पावर नहीं है। नवाब कंप्लीटली पावरलेस हैं। नवाब कंप्लीटली पावरलेस हैं और डिप्टी नवाब के पास में काफ़ी ज़्यादा पावर है। रिवेन्यू कलेक्शन की पावर है, पैसा उनके पास है, पर अकाउंटेबिलिटी उनके पास में जीरो है। जो अकाउंटेबिलिटी है वो कंप्लीटली जीरो है। अब स्टूडेंट्स, ये जो रॉबर्ट क्लाइव हैं, जो रॉबर्ट क्लाइव हुआ करते थे, जो रॉबर्ट क्लाइव हैं, जो वहाँ पे एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इनका काफ़ी बड़ा रोल है। यहाँ पे जितनी भी बाहर की जो पावर्स आई, सिर्फ ओनली ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया के अंदर नहीं आई थी, और भी काफ़ी सारी पॉलिटिकल पावर्स हैं वो इंडिया के अंदर आती हैं, जिसके अंदर फ्रेंच है। तो फ्रेंच, ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, फ्रेंच को यहाँ पे निकालते हैं। फ्रेंच यहाँ पे लिमिटेड होता है, जो चंद्रनगर का रीजन है या हमारा जो पुडुचेरी का जो रीजन है उसी के अंदर वो सीमित लिमिटेड रहते हैं। पोर्तुगीज को यहाँ पे जो गोवा के अलावा जो दमन एंड दादर नागर हवेली है उस रीजन के अंदर इनको लिमिट किया गया पोर्तुगीज को। यहाँ पे आपके फ्रेंच हैं। इसके अलावा जो कंप्लीट एरिया है उसके ऊपर ये रॉबर्ट क्लाइव हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। पहले इस बंगाल को टेक ओवर करेंगे, धीरे धीरे करके जितनी भी पॉलिटिकल पावर्स उस समय रूल के अंदर हुआ करती थी, क्योंकि आप देखिए कि 1765 के समय रॉबर्ट क्लाइव हैं। रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बाद में उनके एक जो यहाँ पे नेक्स्ट जो सक्सेसर के रूप में आएंगे
उनको बोला जाता है वीर लस्ट, वेरे लस्ट, या जो भी नेम है इनका। तो स्टूडेंट्स ये 1767 के समय आएंगे और 69 तक ये रहते हैं। उस समय में आप देखिए कि पहली मैसूर के साथ जो लड़ाई है वो लड़ी जाती है, मैसूर के साथ जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। और मैसूर की उस लड़ाई के अंदर में जो हैदर अली हैं, जो टीपू सुल्तान के डैड हुआ करते थे, फादर हुआ करते थे, उनकी वहाँ पे जीत होती है। इसके बाद में कार्टियर नाम के एक पर्सन आएंगे, जो कार्टियर हैं, कार्टियर नाम के एक पर्सन आएंगे। कार्टियर यहाँ पे 1769 से लेकर 72 का जो रूल है उस समय तक यहाँ पे पावर के अंदर रहेंगे। और उसके बाद में आपको वारेन हेस्टिंगस हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में भी उनको अपॉइंट किया जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये बेसिकली सारे गवर्नर हैं। और पहले फिर पर्सन आएंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में, वो आपको हेस्टिंगस है वो देखने के लिए मिलते हैं इस 1773 के एक्ट के थ्रू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखें तो आप देखें कि यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर के बाद में जो रिवेन्यू कलेक्शन की जो पावर है वो आ चुकी है, बट कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी है वो कम्प्लीटली आपको जीरो देखने के लिए मिलेगी कि कंपनी जो है वो अकाउंटेबल जीरो है, बट पावर उनके पास कम्प्लीटली है जो रिवेन्यू कलेक्शन की पावर है। तो इसी समय में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हैदर अली के साथ में इनकी जो डिफीट होती है, हैदर अली के साथ में जो इनकी डिफीट होती है, ये डिफीट की जो खबरें हैं, डिफीट की जो खबर हैं, ये लंदन में पहुंचती हैं। और लंदन के अंदर धीरे धीरे जो बात है वो स्टार्ट होती है कि कंपनी के द्वारा कुछ तो मिस एडवेंचर वहाँ पे इंडिया के अंदर किया गया है। स्टूडेंट्स हैदर अली की डिफीट के बाद में फिर आपको लेटर फेज में देखने के लिए मिलेगा कि कंपनी को जो दीवानी राइट्स हैं वो दिए गए 1765 के समय आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बट यहाँ पे जो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर आपको कंटिन्यू लॉस देखने के लिए मिलेगा। और कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो कंटिन्यू यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग उनको देखने के लिए मिलेगा। उनकी जो लेविश लाइफ है वो वहाँ पे लंदन के अंदर देखी जाएगी। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इतना जो पैसा, जो पावर, जो प्रॉपर्टी है वो दिखाई गई, उसको देखते हुए वहाँ के जो लोगों के अंदर एक बात चलती है कि कंपनी कंटिन्यू यहाँ पे जो लॉस है वो बना रही है, कंपनी कंटिन्यू लॉस कर रही है, फिर भी यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं जो कंटिन्यू मेकिंग द प्रॉफिट, उनकी जो प्रॉपर्टी है डे एंड नाइट कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो इसके अगेंस्ट में जो बातें हैं वो वहाँ पे स्टार्ट होंगी। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की उस समय में जो चार्ज शीट हुआ करती थी उसके ऊपर आपको जो डेप्थ है वो देखने के लिए मिलेगा 6 मिलियन के आसपास। 6 मिलियन जो यूरोज हैं या पाउंड्स हैं वो आपको वहाँ पे जो डेप्थ है, जो कर्जा है, उस समय में देखा जाएगा। तो कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पे कंटिन्यू डिक्लाइन के अंदर है, कंपनी के ऑफिसर्स कंटिन्यू यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि कंपनी के द्वारा कोई भी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर कोई भी अटेंशन नहीं दिया गया। उस समय में यह फेमाइन की कंडीशन होती है इंडिया के अंदर एक फेमाइन की कंडीशन भी डेवलप होगी उस समय बंगाल के रीजन के अंदर में। और उस अकाल के उस समय में कंपनी के द्वारा कोई भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क है, जो अकाउंटेबिलिटी है, उसको नहीं किया गया, लोगों को कोई भी जो रिलीफ है वो नहीं प्रोवाइड की गई। और उसी समय में स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि कंपनी के द्वारा जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर में लोन के लिए अप्लाई किया जाता है कि आप हमें लोन दीजिए। तो ये पहली बार लोन के लिए अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूअस जो यहाँ पे कंपनी के अगेंस्ट में जो बातें चल रही थी लंदन के अंदर में, उनको एक कम्प्लीटली स्पार्क है वो मिलता है इस लोन की अप्लाई की वजह से। और कंपनी के द्वारा वहाँ पे जो लोन है वो अप्लाई किया गया। अगर हम बात करें 10 लाख जो वहाँ पे यूरो है उसके अकॉर्डिंग में वहाँ पे जो लोन है उसके लिए अप्लाई किया गया। अब स्टूडेंट्स इसके अगेंस्ट में वहाँ के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उनके द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा काफ़ी सारी ऐसी कमेटी हैं वो बनाई जाती हैं। कमेटी उस समय में बनाई जाएंगी, कमेटी उस समय में इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आती हैं। कमेटीज़ के द्वारा यहाँ पे कंपनी को दो रिकमेंडेशंस दी जाती हैं उस कमेटीज़ के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रेगुलेट किया जाए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रेगुलेट किया जाए, उसको रेगुलेट करो।
सेकंड, यहाँ पे बात बोल दी गई कि जो लोन है, लोन के लिए जो पैसा मांगा गया है वो इनको अप्लाई कर दो, 4% की रेट के ऊपर इनको जो पैसा है वो अलाउ कर दो। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस जो ब्रिटिश जो ऑफिसर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनकी प्रॉपर्टी डे बाय डे यहाँ पे इंक्रीज होने की वजह से और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होने की वजह से यहाँ पे जो कंपनी के ऑफिसर्स को कंट्रोल किया गया कि आप अपना जो प्राइवेट ट्रेड है वो नहीं कर पाओगे, जो आपका प्राइवेट ट्रेड है उसको आप कैरी नहीं करोगे। कोई भी लोकल वहाँ पे जो ज़मींदार हैं, जो लैंड ओनर्स हैं, उनके साथ में कोई भी आप जो प्रेजेंट है, जो गिफ्ट है वो आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते। इस तरीके से कंपनी के अफेयर्स को यहाँ पे कंपनी के ऑफिसर्स को भी कंट्रोल किया गया, कंपनी को रेगुलेट किया गया। अब क्या इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है इस एक्ट के। तो सबसे पहले आपको इस एक्ट के बारे में 2-3 चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। एक तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पहला ऐसा कानून था, ये जो कंपनी का यहाँ पे अगर हम प्रोविजंस की बात करें इस रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट ऐसा कानून है जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। तो फर्स्ट लॉ है टू कंट्रोल द कंपनीज अफेयर, टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनीज अफेयर्स। अगर हम बात करें इसी कानून के द्वारा यहाँ पे जो कंपनी रूल किया करती थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो रूल किया करती है इंडिया के अंदर, उसके पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जो फंक्शन है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो फंक्शन है, उन दोनों को रिकॉग्नाइज किया गया कि दोनों को ही यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो फंक्शन है या पॉलिटिकल जो फंक्शन है, उनको रिकॉग्निशन यहाँ पे आपको इस एक्ट के थ्रू देखने के लिए मिलता है। थर्ड, अगर हम बात करें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है कि एक व्यक्ति को यहाँ पे पावर दी जाए, एक व्यक्ति के हाथ में यहाँ पे पावर होनी चाहिए कुछ एरिया के लिए। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में ये आपको फर्स्ट स्टेप है जो देखने के लिए मिलता है कि पहला ऐसा स्टेप है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में फर्स्ट स्टेप है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब स्टूडेंट्स आप देखना कि ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से है। आप देखिए कि बंगाल के अंदर में जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाएगा। जो यहाँ पे बॉम्बे का जो रीजन है, जो मद्रास से जो रूल किया करते थे, उन गवर्नर्स को यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर में सबॉर्डिनेट के रूप से लाने की कोशिश की जाएगी इस एक्ट के थ्रू। तो पहली बार एक हाईएस्ट अथॉरिटी है उसको डेवलप किया गया कि दोनों जो यहाँ पे प्रेसिडेंसीज हैं वो इसके अंडर में हैं, बंगाल के अंडर में। तो बंगाल को जो सुपीरियर पोजीशन है वो दे दी गई इस एक्ट के थ्रू। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है ये कम्प्लीटली अपने पीक के ऊपर पहुंचेगा। जो इसका पीक है, जो मैक्सिमा है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये अपने पीक के ऊपर रीच करता है। जो यहाँ पे जो 1833 का जो कानून है, 1833 का जो कानून आएगा, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाएगा कि कम्प्लीटली जो इंडिया की जो पावर है, इंडिया का जो एरिया है, उसके अंदर एक गवर्नर जनरल यहाँ पे होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे जो फीचर्स की बात करें, कुछ ऐसे जो फीचर्स हैं जो इस एक्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, उनके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इसी एक्ट के थ्रू आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि गवर्नर जनरल को यहाँ पे जो असिस्टेंस है उसको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल की काउंसिल है वो दे दी गई। अब काउंसिल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 4 लोग हैं जो असिस्टेंस के लिए आएंगे यहाँ पे गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए। गवर्नर जनरल को वो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। बट यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वीटो पावर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो वीटो पावर है वो नहीं दी गई है। यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मेजॉरिटी के थ्रू लिया जाएगा। इसी की वजह से लेटर फेज में इसको मॉडिफाई भी किया जाएगा। 1781 के समय इसको मॉडिफिकेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि गवर्नर जनरल को जो 4 मेंबर्स की जो काउंसिल यहाँ पे दी गई है, 4 मेंबर्स की काउंसिल के अंदर मेजॉरिटी पावर के थ्रू डिसीजंस यहाँ पे डिसीजन करने की वजह से
यहाँ पे गवर्नर जनरल है, इसके अगेंस्ट में जो अपनी वॉइस है वो रेज करेंगी कंटिन्यूअस कि हमको वीटो पावर नहीं है, हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं बट हमको वीटो पावर क्यों नहीं दी गई। अगर हम बात करें पहले जो गवर्नर जनरल है जो बंगाल के जो बनते हैं वो बनते हैं स्टूडेंट्स वारेन हेस्टिंगस। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि वारेन जो हेस्टिंगस हैं, वारेन हेस्टिंगस पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो बॉम्बे और मद्रास की हमने बात की उसको यहाँ पे सबॉर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में। पहले तीनों की तीनों जो प्रेसिडेंसीज हैं वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। जुडिशरी के लिए यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि काफ़ी सारी जो टेस्ट सीरीज है या यूपीएससी के अंदर जब स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट को वो लोग हाई कोर्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप केयरफुली वे में रीड करना कि कैलकाटा के अंदर सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू। बट अगर हम बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है क्या उसका ज्यूरिसडिक्शन होगा, कौन से ऐसे स्पेशल लॉज होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के जिनको थ्रू उनके कंट्रोल किया जाएगा, उनको बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया गया था। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जो अदर जज हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया, 3 अदर जजेस को यहाँ पे अपॉइंट किया गया इस एक्ट के थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि बंगाल और बिहार को यहाँ पे जो बॉम्बे एंड मद्रास है उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है 4 मेंबर्स की जो काउंसिल है उनको असिस्ट करने के लिए दे दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे इस एक्ट के अंदर क्या हुआ कि जो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे जो प्रेजेंट्स हैं जो गिफ्ट्स हैं ये लेने से मना कर दिया गया कि यहाँ पे आप अपना जो प्राइवेट ट्रेड है वो नहीं कर सकते, नो प्राइवेट ट्रेड। तो प्राइवेट ट्रेड को यहाँ पे रोक दिया गया कि कोई भी प्राइवेट ट्रेड है, प्रेजेंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, आप जो नेटिव पीपल्स हैं, नेटिव जमींदार्स हैं उनसे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कंपनी के जो यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको यहाँ पे कंट्रोल किया गया। कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल किया गया कि आपको यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में रिपोर्ट करना होगा रिवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री के लिए। रिवेन्यू, सिविल एंड जो मिलिट्री के जो अफेयर्स हैं, जो यहाँ पे मिलिट्री के जो अफेयर्स हैं उनको यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में। तो इस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आता है। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। अगर हम इस एक्ट के कंप्लीटली जो एनालिसिस है, जो असेसमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लासें हैं, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जब क्लास हम करेंगे तो उस समय में इन एक्ट, इन कानूनों का जो कम्प्लीटली असेसमेंट है हम उसी समय में इनको रीड करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। या इसके बाद में आपको नेक्स्ट 1781 के समय एक कानून देखने के लिए मिलेगा जिससे कि हम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के रूप से जानते हैं। जो 1773 के कानून की कुछ गलतियां हैं उनको वहाँ पे सुधारा गया, उनको वहाँ पे इम्प्रूव किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट आएगा पिट्स इंडिया एक्ट, और पिट्स इंडिया एक्ट के समय भी आपको वारेन हेस्टिंगस नाम के जो पर्सन हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि पहले यहाँ पे गवर्नर जनरल हैं वो बनते हैं बंगाल के। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।